हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सांतत्य तथा अवकलनीयता जो चैप्टर है इसकी प्रश्नावली 5.1 से रिलेटेड जो भी उदाहरण थे और 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, उदाहरण 18 तक हमारा हो गया था। हमने इसमें कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब इसी को कंटिन्यू करें। इसमें 2 उदाहरण बचे हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि जो संयुक्त फलन है, ठीक है ना, वो संतत उनका अगर हमने निकालना हो कि संतत फलन से रिलेटेड किस तरीके से वो हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ फिर से हम रिवाइज करना चाहेंगे। इसको तुम याद रखोगे, ठीक है ना, कौन कौन सी कि हमने अभी अभी क्या पढ़ा है। कई सारे फलन पढ़े हैं कि वो संतत होते हैं या कोई संतत नहीं होते हैं किन्हीं बिंदुओं पे, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से फलन हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर के मतलब कौन सा फलन, अचर फलन। नंबर फर्स्ट में बोलूँ कौन सा फलन, अचर फलन। तो ये कैसा फलन होता है, ये अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या होता है, संतत होता है। तो ये कैसा फलन आया, संतत। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा फलन, इसको याद रखना सबने। इसके बाद है तत्समक फलन। ठीक है, तत्समक फलन यानी कि किस रूप में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब F1 की इमेज भी 1 आएगी, F2 रखेंगे तो 2 आएगी, 3 की 3। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला होता है। मतलब अगर हम 1 की इमेज भी कोई कांस्टेंट मान लो, यहाँ पे 5 हमने लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू 5, तो 1 की इमेज भी 5 होगी, 2 की भी 5 होगी, 3 की भी 5 होगी, हर एक की इमेज कितनी होगी, 5 आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उसकी सेम इमेज आती है। अगर 5 की इमेज 5, 6 की इमेज 6। ठीक है, तो इस तरीके का ये फलन होता है। ये भी हमने पढ़ा था। ये भी क्या होता है, अपने प्रांत पे क्या होता है, संतत होता है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब जो इसका प्रांत होता है, उस पर ये फलन क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बहुपद फलन। ठीक है ना, बहुपद फलन। तो बहुपद फलन में हम उदाहरण एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुछ इस तरीके का बताए थे ना, जैसे 5x² + 2x + 6। ठीक है ना, ऐसे 6x³ + 5, कुछ इस तरीके के। ठीक है, ये सब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कैसे होते थे। तो ये बहुपद जो फलन है ये भी कैसे होते हैं, क्या समझा, कैसे फलन होते हैं, ये संतत फलन होते हैं। बहुपद फलन भी संतत फलन। इसके बाद नेक्स्ट, अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले संतत फलनों के ही बारे में बता रहा हूँ कि जो फलन क्या थे, संतत थे। इसके बाद नेक्स्ट है परिमेय फलन। ठीक है, परिमेय फलन भी पढ़ा था हमने। परिमेय फलन कुछ किस प्रकार के होते थे, अगर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो बहुपद बटे बहुपद ऐसे होते थे ना। तो कुछ इस तरीके के हो गए कि 2x² + 5 बहुपद फलन बटे कोई दूसरा बहुपद, मान लो x + 5 या x + 6। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई फलन है, ठीक है, ये एफ एक्स इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, ये भी एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको भी ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू। तो ये फलन भी क्या होगा, परिमेय फलन भी कैसे बताए थे, संतत होते। ठीक है, नेक्स्ट हमने अगर देखें तो और कौन कौन से पढ़े थे, याद करते हैं। एक पढ़ा था मापांक फलन। ठीक है, मापांक फलन में क्या पढ़ा था, मापांक फलन में एफ एक्स इक्वल टू mod x। ठीक है, तो ये फलन भी हमने कैसे पढ़ा था, जो अपने प्रांत में क्या है, ये फलन भी कैसा है, संतत है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है तुम्हें कि कौन कौन से संतत होते हैं। इसके अलावा 6th अगर हम देखें तो त्रिकोणमितीय फलन कुछ पढ़े थे हमने। तो सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है 6 के 6, ठीक है, वो सारे के सारे अपने प्रांत में क्या होते हैं, सारे के सारे संतत होते थे। एफ एक्स इक्वल टू चाहे वो sin x हो, ठीक है, और बाकी के भी जो 6 हैं, बाकी के जो 5 हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, अपने प्रांत में संतत होते हैं। अगर हम देखेंगे सारे के सारे 6 मैंने त्रिकोणमितीय फलन लिख दिए, तो ये भी अपने प्रांत में क्या है, सभी के सभी फलन कैसे हैं, संतत है। तो ये याद रखना, क्या कोई अचर फलन संतत है, तत्समक फलन संतत है, बहुपद फलन क्या संतत है। वैसे देखा जाए तो अचर फलन और तत्समक फलन भी एक तरीके से बहुपद ही होते हैं। ठीक है ना, बहुपद फलन के अंदर ही आते हैं।
परिमेय फलन भी क्या होता है, संतत होता है। मापांक फलन संतत होता है। और ऐसे ही ये सारे के सारे फलन जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, अपने प्रांत में संतत होते हैं। ठीक है, अब हमने एक जो पढ़ा था जो अलग से अगर हम बोलेंगे संतत नहीं है तो उसमें हमने एक इम्पोर्टेंट जो पढ़ा था महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि महत्तम पूर्णांक फलन अपने प्रांत के पूर्णांक बिंदुओं पर संतत नहीं होता है। बस ये पढ़ा था, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी संतत में हमने सब ये पढ़े थे, तो ये याद रखना है तुम्हें, ये आगे तुम्हें काम आने वाले हैं। ठीक है, ये संतत फलनों का जो बीजगणित है वहाँ पे ये काम आएंगे कि एक फलन संतत है दूसरा भी संतत है तो दोनों का योग भी संतत है। ठीक है, एक फलन संतत है दूसरा संतत है तो दोनों का भागफल गुणनफल, ठीक है, ऋण, लेकिन वो तब पहले पता तो होगा कि ये संतत है, तभी तो वो लगा पाओगे। ऐसे ही हम आगे जो फलनों का संयोजन पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। ये फलन संतत होते हैं तब उसके यूज़ से हम ये बता सकते हैं कि अतः इनका जो भी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे ये सब संतत होगा। तो हम संयोजन से रिलेटेड इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, माना f तथा g दो वास्तविक फलन है कि c पर f g परिभाषित है और यदि c पर g तथा gc पर f संतत है तो c पर f g संतत होता है। ठीक है, देखो ये संयोजी फलन से रिलेटेड है। FOG GOF हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना, FOG भी हमने पढ़ा था, ठीक है, GOF भी हमने पढ़ा था। अगर मैं बहुत ही सामान्य भाषा में बोलूँ तो अगर हम नया खाली जो हम क्वेश्चन आगे पढ़ने जा रहे हैं मैं पहले वो बता देता हूँ। जिस टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम या जिस टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे तो हम सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूँ, f अगर क्या है, कोई फलन कैसा है, संतत है, g भी फलन क्या है, संतत है, तो FOG भी क्या होगा, संतत है। सबसे साधारण भाषा यही है। ठीक है ना, अगर f संतत है g संतत है तो FOG भी संतत होगा, या फिर GOF भी, g संतत है f संतत है GOF भी क्या होगा, संतत होगा, फलन होगा। ठीक है ना, तुम्हें ये पता है कि FOG भी एक फलन होता है, GOF भी क्या होता है, एक फलन होता है, फॉग गॉफ इनको ऐसा भी बोल देते हैं। तो यदि कोई फंक्शन f, ठीक है, संतत फलन है, कोई फलन g अपने प्रांत में क्या है, संतत फलन है, तो कोई फलन f अपने प्रांत में संतत फलन है, कोई फलन g अपने प्रांत में क्या संतत फलन है, तो FOG भी अपने प्रांत में क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, सबसे सामान्य परिभाषा ये है। ठीक है, ऐसे ही सेम यही है कि f तथा g यदि संतत है तो FOG भी संतत होगा, GOF भी क्या होगा, संतत होगा। तो यही इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज से ज़्यादा घबराना नहीं है। f तथा g दो वास्तविक फलन दिए, ये लिखा है कि कोई बिंदु c पर FOG क्या परिभाषित है। ठीक है, वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये उसके प्रांत में है। ठीक है, यदि c पर g, ठीक है, किसी बिंदु c पर g संतत है बिंदु c पे, ठीक है ना, और GC पर f संतत है। ठीक है, GC पर क्या है, f संतत है। तुमने क्योंकि ये पढ़ा था, कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे करते थे, जैसे FOG लिखना है, ठीक है, FOG, ठीक है, किसी का हम FOG निकालते थे तो किस तरीके से निकालते थे, देखो FOGX, तो हम f ऑफ GX इस तरीके से करते थे ना। तो x तो क्या होता था, x तो इसके प्रांत में, g के प्रांत में आता था ना, x आता था ना। देखो, तो मैंने बिंदु, जब हमने बिंदु रखा c, x की जगह पे हम c बिंदु रख देते हैं तो g के प्रांत में तो c आ जाएगा, यदि c पर g तो c तो, लेकिन अब फिर हमने f के प्रांत में देखना, तो f के प्रांत में देखो ध्यान से क्या आएगा, GC आ जाएगा ना। वही बात इन्होंने लिखी था, GC पर क्या f संतत है तो c पर क्या होगा, FOG संतत होगा। ठीक है, तो बहुत अगर सामान्य तरीके से तुम्हें देखना तो बस केवल इतना याद रखना कि f तथा g दो फलन संतत है। ठीक है ना, ये तुमने प्रैक्टिकली जो तुम्हें याद रखना है वो ये याद रखना है, जो हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे वो ये चीज़ याद रखनी है कि दो फलन अगर संतत है तो उनका संयोजी फलन भी क्या होता है, संतत होता है। तो बच्चों इन शॉर्ट लिखें तो ये बोलेंगे, इन शॉर्ट बोलें तो ये बोलेंगे कि दो फलन f तथा g अपने प्रांत में संतत हैं। अगर दो फलन संतत हैं तो उनका जो संयोजी फलन होगा, ठीक है ना, उनका जो संयोजी फलन FOG है वो भी क्या होगा, अपने प्रांत में संतत होगा। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये हो गई, और इसी की मदद से अभी हम क्वेश्चन कैसे करने, कैसे फलन बनाने वो हम देखेंगे। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण 19। ठीक है, दो उदाहरण है इसमें, लास्ट उदाहरण हमारे हैं इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी उदाहरण है। ठीक है ना, दो उदाहरण बचे हैं, उदाहरण 19 और उदाहरण 20, और ये दोनों के दोनों उदाहरण संयोजी फलन जो ये मैंने बताया है तुम्हें अभी, ठीक है ना, इस नियम से ही रिलेटेड ये दोनों फलन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के, अगर ये दोनों
एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, तो फिर हम जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। दर्शाइए, ठीक है ना, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो बच्चों इसमें हमने करना क्या है, ठीक है ना, ये पूरी तरीके से तुम देखोगे साइन, तुम्हें ये तो पता है साइन एक्स फलन संतत होता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर के बारे में तो नहीं पढ़ रहे ना। ठीक है, ऐसे तुमने एक्स स्क्वायर के बारे में तो पढ़ा कि एक्स स्क्वायर संतत होता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर के बारे में तो नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कुछ कुल मिला के ये संयोजी फलन, इसको कोशिश ये करनी है कि दो फलन के संयोजन से ये फलन बना है। ठीक है, एक साइन फलन के संयोजन से और एक्स स्क्वायर फलन के संयोजन से ये फलन बना है। तो हमको इसको ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिखना है। मतलब ये जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, दो फलन है एफ तथा जी, अगर संतत है तो संयोजी फलन भी, लेकिन यहाँ पे हमको दरअसल दिक्कत ये होगी, क्वेश्चन में हमको उनका संयोजी मिलेगा और हमें पहले ब्रेक करके खुद से ये एफ़ और जी निकालना है। हालांकि एफ़ तो पहले से यहाँ पे है ना, इनको नाम हम थोड़ा सा अलग देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, नाम एफ़ जो नाम है वो पहले ऑलरेडी इसको मिल चुका है। तो अब हम इसको जब ब्रेक करेंगे, दो फल हम बताएंगे कि ये दो फलनों के संयोजन से ये फलन बन रहा है। ठीक है, तो उसको क्योंकि यहाँ पे एफ़ पहले से ही, तो हम उनको उसको नाम थोड़ा अलग दे सकते हैं, तो हम उसे जी और एच नाम देंगे। ठीक है, दो फलन जी एक्स और एच एक्स हम फलन नाम देंगे। तो अब वो बनाने किस तरीके से, वो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है कि किस तरीके से हम बनाते हैं, तो इजीली तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो बच्चों कैसे करने हैं। देखो इसके लिए तुम्हें करना है कि जो भी है, मान लो ये साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें तुम देखोगे कि बाहर की ओर से कौन सा फलन है और अंदर की ओर से कौन सा फलन है। ठीक है, ऐसे ये भी आगे कुछ और भी आएंगे, ठीक है, फलन आएंगे, तो उनको भी हम देखेंगे। जैसे कि मान लो मॉड के फलन आएंगे, मॉड साइन एक्स, ठीक है, तो वो समझेंगे उसको। ठीक है, अंदर की ओर देखें तो अंदर की ओर क्या है, एक्स स्क्वायर है, अंदर की ओर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको एक फलन माना जाता है। ठीक है, इसको एक फलन हम मानेंगे। तो अंदर की ओर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं। अंदर वाले को तुम मान लो एच मान लो, ठीक है ना, इसको क्या मान लो, एच मान लो अंदर वाले को। ठीक है, और ज़्यादा तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, कुछ हो ना, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, और हमेशा अंदर वाले को एच ही मानो। ठीक है, अंदर वाले को एच मानो। वैसे तो तुम अंदर वाले को जी मानो, इसको एच मान लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद तुम्हें बस ये है कि संयोजी फलन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कहीं पे अगर जी ओ एच कर रहे हो, तो फिर अगर नेक्स्ट अगर तुमने थोड़ा सा इनको आपस में चेंज कर दिया, तो फिर तुम जी ओ एच नहीं बोलोगे, फिर तुम एच ओ जी बोलोगे। ठीक है, बस यही फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर, लेकिन अंदर वाले को तुम मानोगे एच मानोगे। ठीक है, अंदर वाले को क्या मानोगे, एच, और बाहर वाले को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर बाहर वाले फलन को, जो साइन वाला फलन है। ठीक है, तो इसको क्या मानोगे तुम, इस वाले फलन को क्या मानोगे, जी मानोगे। अब इनको लिखना कैसे है, ये तो मैंने मोटा मोटा तुम्हें बताया। ठीक है, लिखना कैसे, देखो इसको ऐसे लिखना है कि माना, इसका हल देखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे कि नहीं माना तो कुछ भी लिख दिया। ठीक है, लिखना इनको देख के ही है। तो माना, यहाँ पे क्या मान लेंगे, जो अंदर वाला उसको एच मान ले, तो एच एक्स इक्वल टू कितना, एच एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एच एक्स इक्वल टू, ठीक है, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक एच एक्स फलन ये हमें मिल गया। नेक्स्ट मैंने बच्चों क्या बताया तुम्हें, जी एक्स। अभी मैंने बताया ना कि साइन वाला, लेकिन इसको लिखने का तरीका सुनो ध्यान से। जो चीज़ को तुमने एच माना है, ठीक है ना, जिस वाली चीज़ को तुमने क्या माना है, एच माना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को माना था ना, थोड़ी देर के लिए उसकी जगह पे कितना लिख दो, उसकी जगह पे क्या लिख दो, एक्स लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, उसकी जगह पे कितना लिख दो, एक्स लिख दो, जो चीज़, इसीलिए मैंने बोला पहले इस वाले को मानो, ताकि ये तुम्हारा यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तुमने इस एक्स स्क्वायर वाले फलन को एच एक्स मान लिया। ठीक है, अब जिसको तुमने एक्स स्क्वायर माना था ना, उसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, तो अब तुम्हें जो अगला फलन जी एक्स लिखना है, वो लिखना है साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर नहीं, साइन एक्स लिखना है। तो इस तरीके से तुम्हें ये दोनों के दोनों फलन जो थे ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब तुम बोलो, अब तुम्हें दो फलन मिल गए, तुम ध्यान से देखोगे एच एक्स, ये कैसा फलन है, एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा वाला फलन है, ये फलन है बहुपद फलन। ये कौन सा फलन आया, बहुपद फलन। ठीक है, ये फलन कैसा है, बहुपद फलन। ये त्रिकोणमितीय फलन है, साइन फलन।
इसके बारे में, ठीक है। तो हमें दो फलन पता चल गए कि क्या, कि हमें पता है क्या पता है हमें कि जो एच एक्स है कैसा फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। अतः यह क्या है, संतत है। ये पढ़ा था ना अभी जो हमने ये यहाँ पे भी बताया गए थे कि बहुपद फलन क्या होता है, संतत। इसीलिए तो ये बताए थे सारे के सारे कि ये लर्न करने। तो अतः यह क्या होगा, संतत। अतः यह संतत फलन है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये भी हमने पढ़ा, ये भी अभी बताए थे, ये सारे याद रखने। इसी प्रकार क्या है, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी क्या है, संतत फलन है, ठीक है, संतत फलन है। अब ये दोनों फलन जब संतत है तो इनका जो संयोजी फलन है वो भी क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। तो संयोजी फलन इनका आएगा कौन सा, यही आएगा बच्चों, ये एफ एक्स ही। देखो कैसे हम निकाल के भी देख लेते हैं। तो इनका संयोजी निकालते हैं जरा, इनका संयोजी देखो कैसे निकालेंगे। और ध्यान रखना संयोजी में हम लिखेंगे कैसे, पहले जी वाले को और फिर एच वाले को, ठीक है ना। पहले जी और फिर एच, मतलब पहले बाहर वाले फलन को और फिर अंदर वाले फलन को, ठीक है। बाहर वाला और फिर अंदर वाला, हमने जी को बाहर वाला माना ना, साइन, और फिर अंदर वाला है। तो इस तरीके से इसको लिखना है, जी ओ एच, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं इसे बताओ ज़रा, इनका संयोजी फलन। पहले हम देख रहे हैं इनका संयोजी फलन निकलता क्या है, कि सही हमने सही किया कि गलत तो नहीं कर दिया। जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एच एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, फिर जी एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रखोगे तो कितना आया, साइन एक्स स्क्वायर ही तो आया इनका फलन। तो अब हम बोलेंगे क्योंकि जी फलन भी क्या है, संतत है, ठीक है ना। जी तथा एफ दोनों फलन क्या हैं, सॉरी, जी तथा एच दोनों फलन क्या हैं, दोनों फलन संतत हैं। अतः क्या होगा, जब दोनों फलन संतत है जी और एच, तो जो हमने प्रमेय पढ़ी थी, जो परिभाषा पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग है, जी ओ एच भी क्या होगा, जी ओ एच भी संतत फलन होगा। अतः क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, जो यही तो इनका जी ओ एच निकला है, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर क्या है, संतत फलन है। तो इसमें बच्चों तुम्हें यही करना है, किसी तरीके से बस तुम्हें ये जी और एच फलन निकाल देने, ठीक है ना। जी और एच फलन तुम्हें पता लगा लेने कैसे होगा, एक अंदर की ओर फलन होगा एच, एक बाहर की ओर होगा जी, ठीक है ना। तो जी ओ एच तुम ले लोगे। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को करोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और उदाहरण देखो बच्चों। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है उदाहरण 20 है, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है, पहले सबसे बाहर एक बड़ा, जिसको पहले समझ लो क्या है, सबसे बाहर पे एक मॉड है बड़ा सा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है फिर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। सबसे पहले बाहर है और फिर इसके अंदर है द्वारा परिभाषित फलन एफ, जहाँ एफ एक्स एक वास्तविक संख्या, एक संतत फलन। तो बताना है कि ये फलन कैसा फलन है, एक संतत फलन है। तो इसे किसकी मदद से बताएंगे, इसे फिर से हम बताएंगे जो हमने अभी संयोजी फलन हमने पढ़ा था ना, कि संयोजी फलन भी क्या होते हैं। अगर कोई एक फलन संतत है दूसरा भी संतत है तो उन दोनों का संयोजी फलन भी संतत होता है। तो हम उसी के से इसको करेंगे। तो हम एफ तो ये है, तो हम इसमें जी एक्स और एच एक्स दो फलन निकाल के इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला था, एक बाहर वाला है, ठीक है ना, और एक अंदर वाला है। तो तुम क्या करना, जो बाहर वाला है उसको जी मान लेना, अंदर वाला, वैसे तो मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। बाहर वाले को एच भी मान सकते हो, ठीक है ना। बाहर वाले को, अभी मैंने बोला बाहर वाले को जी मानना, जो बाहर की ओर से बड़ा वाला है मतलब जो, ठीक है, उसे जी मान लेना। जो अंदर की साइड है उसको क्या मान लेना, एच। तो मैंने बोला तो जी ओ एच निकालना। लेकिन तुम ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि तुम बाहर, अगर बाई चांस तुमने ऐसा कर लिया कि बाहर वाले को एच मान लिया और अंदर वाले को जी मान लिया, तब तुम्हें एच और जी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बस ध्यान रखना कि तब निकालना क्या है, ठीक है। तो अगर तुम जिसको भी जो मानते हो, तो अभी फ़िलहाल मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, जो बाहर वाला उसको जी मान ले रहा हूँ, अंदर वाले को एच मान रहा हूँ। तो मैं बार बार जी ओ एच ही निकालता रहूँगा, जी ओ एच, जी ओ एच, जी ओ एच, क्योंकि मैं हमेशा बड़े वाले को, बाहर वाले को जी मान रहा हूँ, अंदर वाले को एच मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, जो पहले भी बताया था, इसको मैं यहाँ पर करके मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या बताया था, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स,
मैंने बोला था एक तो बाहर की ओर होता है, साइन था पहले बाहर की ओर, ठीक है ना, साइन था बाहर की ओर, एक अंदर की ओर होता है। तो इस बार बाहर की ओर ये मॉड है बड़ा वाला देखो, और अंदर की ओर जो ये वाला फलन जो अंदर की ओर है, इस वाले को अब हम क्या मान लेंगे, इसको मैंने बोला था इसको h मान लो, ठीक है ना, इस वाले को hx मान लो, अंदर वाले फलन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, इसको hx मान लेते, तो माना इसका हल लिख लेते हैं, माना hx इक्वल टू कितना है, तो इस तरीके से इसको मानना है, ठीक है। अंदर वाले को तुमने hx मान लिया, तो hx इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये तो तुमने अंदर वाले को मान लिया। फिर मैंने क्या बताया था बच्चों, याद होगा तो मैंने ये बोला था जो ये अंदर वाला जो फलन है hx है, इसको थोड़ी देर के लिए समझो कि ये क्या चीज़ है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये x है, क्या है ये x है, इसकी जगह पे x पुट कर दो। ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, ऐसा करने से हमको तो दूसरा फलन g मिल जाता है। पहले भी तो हमने ऐसे ही किया था, साइन एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हमने hx माना था, और एक्स स्क्वायर की जगह हमने x रख दिया था ना, तो साइन x मिल गया था। ऐसे ही अभी हम इस पूरे की जगह 1 माइनस एक्स प्लस मॉड, इसको की जगह थोड़ी देर के लिए सोचो ये x है, तो अब क्या फलन मिला हमें, मॉड x। तो मॉड के अंदर तुम्हें ये hx फलन मिल रहा है ना, तो मॉड x ये फलन तुम्हारा gx हो जाएगा, तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x, ठीक है। अब तुम इनका GOH निकाल के देख, अभी तो पहले हम इसके बाद ये भी करेंगे कि बताएंगे कि h क्या संतत फलन है, g संतत फलन है, तो इनका संयोजन, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या ये संयोजी फलन हो रहा है इनका, ठीक है ना। तो GOH निकाल के देखते हैं, ठीक है, तो GOH x निकाल के देखते हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से किया वही आने वाला है। तो देखो g ऑफ hx यही करते हैं, सब पढ़ा हुआ, ये ब्रैकेट ये वो हटाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे hx की वैल्यू रखते हैं। hx की वैल्यू कितनी है देखो, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो ये वैल्यू है, हम g फंक्शन में x की जगह पे जो अंदर चाहे कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू, इसको हम x की जगह पे रख पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये मॉड है और x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो देखो बच्चों GOH x वही मिल गया ना, ये फंक्शन fx, यही हमको GOH x में मिला है, ठीक है। तो हमें साफ समझ में आ गया कि हमने दोनों फलन बिल्कुल सही लिए थे, h और g, और इन दोनों फलनों का संयोजी फलन ये फलन आ रहा है। बस अब हम इतना अगर दिखा दें कि h भी संतत फलन है, g भी संतत फलन है, तो ठीक है, साफ हम पता लगा देंगे कि GOH भी अपने प्रांत में क्या होगा, संतत फलन होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम hx में देखते हैं, ये है hx, तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो hx 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो इसमें जो इतना पोर्शन है बच्चों, ध्यान से देखोगे, ये इतना पोर्शन है, ये क्या पोर्शन है, वो क्या है, बहुपद है, ये बहुपद फलन है, ठीक है ना। इतना पोर्शन जो है वो क्या है, ये बहुपद बताया ना, x की पावर तुम्हें मेनली नोटिस करनी पड़ती है, वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव या जीरो इंटीजर चल जाएगा, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, कुल मिला के ये था। तो तुम्हें x की पावर में दो चीज़ें देखते हो, एक तो इसमें क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। बटे में कुछ नहीं चलेगा, 3/2 5/7 ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं चलेगा, x की घात -1 -2 ऐसा भी नहीं चलेगा। तो अभी x की घात 1 है ना, प्लस में भी है और पूर्णांक भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बहुपद फलन है, और साथ में ये क्या है, ये कैसा फलन है, मापांक फलन है। तो ये भी मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने इसलिए जानबूझ के बताई थी ये सब चीज़ें, क्या कि बहुपद फलन क्या होता है, अपने प्रांत में संतत होता है, मापांक फलन भी क्या होता है, संतत होता है। तो ये दोनों के दोनों फलन संतत है, तो इन दोनों का योगफल भी क्या होगा, ये भी तो हमने पढ़ा था, संतत फलनों का जब बीजगणित पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना। तो अगर ये बहुपद फलन संतत है, मापांक फलन संतत है, तो hx भी क्या होगा, संतत। तो हम यही लिखेंगे, बहुपद फलन तथा मापांक फलन क्या होते हैं, बहुपद और मापांक क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो इनका जो योग hx है ये भी क्या होगा, संतत होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे gx, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, gx इक्वल टू, हमें भी पता है कि मापांक फलन क्या होता है, संतत होता है, ये हमने पढ़ा हुआ ना। मापांक फलन क्या होता है, अपने प्रांत में क्या होता है, संतत होता है ना, संतत होता है। अतः क्या है, gx क्या होगा, gx भी संतत होगा। तो हमने ये पता लगा लिया कि
एच एक्स और जी एक्स दोनों फलन संतत हैं। अगर ये दोनों संतत है तो इसका मतलब है कि जो इनका संयोजी फलन है जी ओ एच एक्स, जो हमें निकालना, जो हमें बताना था कि संतत है, तो वो भी क्या होगा, संतत होगा। जी ओ एच बीस क्या होगा, संतत फलन होगा। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो उसमें जी और एच मान के तुम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। बच्चों प्रश्नावली 5.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिए थे, ठीक है। अभी 34 तक इसमें क्वेश्चन है, तो लेकिन उनमें से अब मैं कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन 17 के आसान है। ए तथा बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स इक्वल टू ये फलन दिया है, द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू 3 पर संतत है। देखो बच्चों अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कोई फलन दिया होता था, बताना होता था कि ये एक्स इक्वल टू 3 पर संतत है। यहाँ पे ए बी के मान पहले से गिवन होते थे, 3x + 1 मान लो 5x + 3 कुछ ऐसे लिखा होता था। अब बोलते थे कि बताओ कि प्रूफ करो कि एक्स इक्वल टू 3 पे संतत है। तुम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फलन की वैल्यू निकालते थे उस बिंदु पे, और अगर वो बराबर आते थे तो संतत होता था, ठीक है ना। और अगर बराबर नहीं आते थे तो संतत नहीं होता था। लेकिन अभी क्या बोला है, अभी कहा है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो करना तो अभी भी वही काम है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऐसा नहीं कि बराबर आएंगी, हमको उनको बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक्स इक्वल टू 3 पे फलन क्या है, संतत है। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फलन की वैल्यू ये सब आपस में बराबर रख देनी है। उससे हमें इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे नॉर्मली एक चीज़ बता दूं कि वैसे हमें अगर एक इक्वेशन मिलती है तो एक इक्वेशन से हमें क्या होता है, एक ही चर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर दो इक्वेशन मिलती है तो उससे हम दो चर की अद्वितीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें अब उसके अकॉर्डिंग होगा कि हमें कितनी इक्वेशंस मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके की इक्वेशंस मिलती हैं, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। कुल मिला के करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू को बराबर करके जो इक्वेशंस मिलेगी उससे ए और बी का मान निकालना है। ऐसे वाले क्वेश्चन अभी आगे भी आएंगे, उन सब में ऐसा ही करना है, चाहे ए बी का मान निकाल रहा हूँ, के का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन सब में लेफ्ट हैंड राइट हैंड फलन की वैल्यू बराबर रखना है, और तब ये मान निकलेंगे, ठीक है। तो हम एक्स इक्वल टू 3 पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बिना एच के भी तुम इसे करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो एच से ही करोगे, लिमिट और एच से भी इसको कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी से तुम कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड बता दिए। 3 माइनस 3 से कम, तो बच्चों कौन सा वाला लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ठीक है। 3 तुम्हें पता है ना कॉमन वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, फलन की वैल्यू बदलेंगी, ठीक है ना, चेंज होंगी। तो मैंने बोला कॉमन वाले में ही क्या होता है, हमेशा फलन की वैल्यू चेंज होती है। तो x का मान 3 से कम, तो ये वाला ही है ना, x <3। तो कितना हो जाएगा, कौन सा वाला फलन लेंगे, ऊपर वाला ax + 1। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 3 रख देंगे, तो कितना आ गया 3a + 1, ठीक है। सेम ऐसे ही कर लेंगे, x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा, तो कौन सा वाला हो जाएगा, bx + 3। तो bx + 3 हो गया। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 3b + 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फलन की वैल्यू, लास्ट फलन की वैल्यू किस पे, 3 पे। तो 3 के लिए इक्वल टू वाला देखना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3 पे कितना है, ax + 3। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 3a + 1। अब x इक्वल टू 3 पर हमें बताना है कि x इक्वल टू 3 पे, तो कब संतत होगा, x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स संतत होगा यदि, ठीक है ना, x इक्वल टू 3 पर, ये पता ही है तुम्हें, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फलन की वैल्यू 3 पे, ठीक है। इन सबको बराबर करके देखते हैं क्या है ये, 3a + 1 लेफ्ट हैंड
3b प्लस 3 और इक्वल टू 3a प्लस 1। लेकिन तुम्हें पता है ये चीज़ रिपीट हो रही है, यही 3a प्लस 1 यही आया, यही 3a प्लस 1। तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई इनमें से कोई एक चीज़ ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम केवल इसको एक बार केवल इसको लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो कुल मिला के 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ये कोई अलग चीज़ होती तो तब हम अलग अलग करके इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये तो एक ही चीज़ है ना, 3a प्लस 1 3a प्लस 1, ठीक है। तो अब हम केवल इतना लिखेंगे 3a प्लस 1। हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों तुम ध्यान से अगर देखोगे तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। दो चर हैं लेकिन इक्वेशन एक ही है। इसका मतलब है इसमें अद्वितीय मान जिसमें a और b का हमें नहीं मिल सकता। इसके कितने मान आ सकते हैं, इसके तो अनंत मान आ सकते हैं, ठीक है। अद्वितीय मान हमको एक फ़िक्स वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी। तो वो तभी मिलती है जब हमें दो इक्वेशंस पता होती है, ठीक है। तो अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपस में केवल रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं कि अब a और b का कैसे निकालें, उसके लिए तो एक इक्वेशन और पता होनी चाहिए थी ना। तो नहीं पता है तो हम इसके बहुत ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से ही कर देंगे। 3a माइनस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 3 कॉमन ले सकते हैं हम है। तो a माइनस b इक्वल टू 2, तो a माइनस b बराबर कितना 2/3, ठीक है बच्चों। तो a माइनस बी, तो a b के वो मान जिनका अंतर कितना आएगा 2/3, तो वो सब आंसर इसमें हो जाएंगे। a और b का एक फिक्स मान नहीं निकला, बल्कि बहुत सारे मान इसमें निकल गए। तो हम यहाँ पे आंसर बस यहीं पे छोड़ देंगे और लिख देंगे कि a तथा b के वे मान जो इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उनके लिए फलन x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, संतत होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखेंगे तो कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैम्डा के किस मान के लिए कोई फलन दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 पर संतत। तो सेम वही है ना, उसमें a b के मान निकालने, तो इसमें किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान बताना है कि लैम्डा का कौन सी हम वैल्यू लें जिसके लिए कि x इक्वल टू 0 पर ये संतत आ जाएगा। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल टू करके और फलन की वैल्यू इक्वल टू करके जो भी इक्वेशन आएंगे उससे लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे। सेम ऐसे ही x इक्वल टू 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए, तो x इक्वल टू 1 पर भी हम ऐसे ही करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हम बताएंगे कि इन लैम्डा की वैल्यू के लिए फलन संतत होगा। तो लेकिन दो बिंदुओं पे पूछा गया, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पे। तो हम देखते हैं और कैसे ये पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है थोड़ा सा, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। वैसे तो सेम वही है, प्रोसीजर सारा वही है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो इसका हल आता है, ठीक है, वो उसमें देखो क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले लैम्डा के किस मान के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट, अब तुम्हें पता है ना, एक है x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1। तो मैंने बोला तो जो ये कॉमन वाला 0 जहाँ पे फलन की वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 है ये वाला कॉमन वाला पॉइंट। तो इसमें हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अलग अलग लेते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू आती है। तो 0 पे थोड़ा सा ध्यान रखना तुम्हें। तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ठीक है। तो कौन सा वाला फलन लेंगे हम, ऊपर वाला कि नीचे वाला, 0 माइनस है ना, 0 से कम, इसका मतलब है कौन सा वाला लेंगे, 0 से कम, मतलब ऊपर वाला, x का मान 0 से कम है, तो ये हम ऊपर वाला फलन इस बार ले लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू तुम यहाँ पे 0 रख सकते हो, ठीक है। तो हम 0 माइनस 0 अगर हम यहाँ पे रख दें तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा की गुणा 0 से करेंगे, 0 में से 0 घटाया, ठीक है। तो लैम्डा की इससे गुणा करी तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद हम x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट अगर हम लें तो वो कितना आया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा कितना, 4x प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। और फलन की वैल्यू निकालें अगर किस पे, 0 पे, तो इक्वल टू वाला देखेंगे, इक्वल टू वाला है ना, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो कितना आ जाएगा, फिर से ये 0। तो हम ध्यान से देखेंगे हमें क्या करना था। अब देखो कैसे ये पिछले क्वेश्चन से अलग हो गया। प्रोसीजर तो सब हम वही करना चाह रहे थे, हम ये करना चाह रहे थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को बराबर करके लैम्डा की वैल्यू की मान निकालना चाह रहे थे, लेकिन लैम्डा तो कहीं आया ही नहीं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी लैम्डा नहीं आया,
राइट हैंड लिमिट में भी लैम्डा नहीं आया, इसमें कहीं लैम्डा आया ही नहीं। बिना लैम्डा आए ही, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पर बिना लैम्डा की मदद से ये हमें दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से बराबर आ ही नहीं। इसका मतलब फलन संतत है नहीं, और लैम्डा का भी कोई फ़र्क इसमें पड़ ही नहीं रहा, लैम्डा तो कहीं आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, संतत नहीं सॉरी असंतत है। ठीक है, तो पूछा तो उन्होंने था क्या लैम्डा की कौन सी वैल्यू हम लें कि उस पर फलन संतत हो जाए, लेकिन कोई लैम्डा की ऐसी, ये तो फलन हमेशा क्या होगा, असंतत ही निकल रहा है, लैम्डा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो तुम क्या लिखोगे कुल मिला के, इसमें क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें ये लिखना, क्योंकि तुम बराबर तो करके दिखा नहीं सकते ना 0 बराबर 1, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू तो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। ठीक है, ये असंतत ही आने वाला है हर हाल में। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए क्या हुआ, फलन असंतत होगा। और बात अगर संतत की करें तो उन्होंने तो संतत के बारे में पूछा है ना कि संतत किस पे होगा, तो तब हम संतति के बारे में लिख देते हैं। हम ये लिख देते हैं कि लैम्डा का ऐसा कोई भी मान नहीं है कि जिसके लिए x इक्वल टू 0 पर ये f(x) क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि उन्होंने असंतत नहीं कहा, उन्होंने संतत कहा है, लेकिन ये तो असंतत निकला, तो हम बोलेंगे लैम्डा का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत हो। बच्चों तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि इक्वल नहीं है, तो लैम्डा का ऐसा कोई भी मान नहीं है कि जिसके लिए फलन क्या है, x इक्वल टू 0 पर संतत है। अब हम x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। हम x इक्वल टू 1 पे अब चेक करेंगे, तो मैंने ये रफली लिख दिया ताकि पेज ना पलटना पड़े। तो x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). इसमें मैंने बच्चों तुम्हें पहले भी बताया था, बिल्कुल ध्यान रखना, जो फलन की वैल्यू चेंज होगी केवल कब चेंज होती है, जब जो कॉमन वाले पॉइंट 0 0 होते हैं। ठीक है ना, अगर इसके अलावा कोई भी पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 5 जो कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हमें फलन की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही रखनी है, राइट हैंड लिमिट में भी वही। बस ये देख लेना कि वो पॉइंट आता किस में है, किस एरिया में है। ठीक है, जैसे 1 है तो हमें केवल 1 को चेक करना है, 1 कहाँ आता है, 1 0 से कम होता है कि 1 0 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे 1 क्या होता है, 1 0 से क्या होता है, ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम फलन बार बार यही लेंगे 4x + 1। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि आंख मूंद के तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर इसका जो कॉमन पॉइंट है उसके अलावा अगर तुम कोई इससे नीचे का पॉइंट इससे ऊपर का पॉइंट लोगे तो उस पर हमेशा फलन क्या आएगा, संतत ही आएगा। ठीक है, तो संतत ही आने वाला है ये फलन भी। ठीक है, तो देखो ज़रा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, 1 माइनस मैंने बोला था ना 1, बस केवल 1 को देखो। ठीक है, तो 1 इसमें है ना, तो हम लेफ़्ट में भी राइट में भी हमेशा इसी को रखते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्यों रखते हैं ये सब मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 की, तो इसको बिना h के भी हम करना चाहें तो ईजीली ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए भी जैसा मैंने तुम्हें बताया x टेंस टू 1 प्लस होगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, सेम वही फंक्शन अभी भी हमको क्या करना है, ले लेना है। 1 प्लस के लिए भी हमें 0 से ज़्यादा क्योंकि 1 होता है तो यही वाला अभी भी लेना है, हमको बदलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो फिर से क्या आएगा, 4 + 1 5 आएगा। और फलन की वैल्यू निकालेंगे अगर हम किस पे, 1 पे, 1 पे अगर फलन की वैल्यू फिर से हम यही लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 ही हमें देखना है कि 1 इस बार ऐसे नहीं कि इक्वल टू को देख रहे हैं, इक्वल टू तो हम तब देखते थे जब x इक्वल टू 0 हमें पे निकालना था, लेकिन हमें तो अभी 1 चाहिए ना, इक्वल टू देखने की ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए x इक्वल टू 1। तो खुद ही सोचो x इक्वल टू 1 यहीं तो होगा, x का मान 0 से ज़्यादा, जब 0 से ज़्यादा होगा तभी तो x इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें x इक्वल टू 1 रखना है। तो ये 4 × 1 + 1, तो ये भी कितना आएगा, 5। तो बच्चों देखो ध्यान से कि ये क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब 5 बराबर आ गया। लैम्डा का तो कोई, लैम्डा तो कहीं पे आया ही नहीं पिक्चर में, कहीं पे भी लैम्डा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब अगर हम बोलें तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक उसका उल्टा पिछले वाले में था कि लैम्डा का चाहे कुछ भी मान लो, फलन क्या होने वाला, हमेशा असंतत ही होगा, कभी संतत होगा ही नहीं। ठीक है ना, और यहाँ पे ठीक उल्टा होगा, क्या, लैम्डा का चाहे तुम जो मर्जी मान लो, फलन हमेशा क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे संतत होगा। तो लैम्डा से ना पिछले वाले का लेना देना था ना अब का लेना देना, मतलब लैम्डा का चाहे जो मर्जी मान रख लो, पिछला x इक्वल टू 0 पे फलन हमेशा असंतत होने वाला, लैम्डा का चाहे जो मर्जी मान रख लो, हमेशा फलन क्या होने वाला है, x इक्वल टू 1 पर संतत होगा। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन f(x) क्या है, संतत के लिए प्रत्येक मान के लिए x इक्वल टू 1 पर
ठीक है ना। x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या होगा, संतत। तो x इक्वल टू 1 जरूर लिखना है, x इक्वल टू 1 पर, वो x इक्वल टू 0 पर था। बच्चों 17 18 मैंने कराया। इसके बाद बच्चों ये भी हो गए थे 19 20 और 21 और 22, ये मैंने तुम्हें होमवर्क करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराए थे और इनकी हिंट भी बताई थी, तो ये भी हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, सीधा हम 23 पे आएंगे। तो देखो बच्चों जो 23rd क्वेश्चन है, f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स ये इस तरीके से परिभाषित फलन दिया है, ठीक है ना। तो असांतत्यता के बिंदु ज्ञात करना है। असांतत्य मैंने क्या बताया था, जहाँ पे फलन ब्रेक होता है, मतलब जहाँ पे क्या होता है, फलन की परिभाषा जिस डेफिनेशन, बल्कि ब्रेक भी नहीं बोलेंगे, डेफिनेशन जहाँ से चेंज होती है, ठीक है ना। तो वो कौन सा पॉइंट है, जो वो पॉइंट है 0। तो उस पर चांसेस होते हैं, डेफिनेशन जहाँ पे चेंज होती है वहाँ पे चांसेस होता है कि फलन क्या हो सकता है, असंतत हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वही होता है। मतलब 0 से 1 पे कोई हमेशा फलन संतत होगा, 0 से ज़्यादा पे हमेशा क्या होगा, फलन संतत होगा। केवल जो 0 एक तो पॉइंट है जिसपे फलन असंतत हो सकता है। तो उन्होंने असंतत के बिंदु ज्ञात किए ना, ज्ञात करने के लिए बोला ना। तो एकमात्र जो बिंदु असंततता का हो सकता है वो 0 हो सकता है। तो हम 0 को चेक कर लेंगे। अगर 0 पे फलन असंतत आ गया तो हम कह देंगे कि x इक्वल टू 0 पे फलन क्या होगा, असंतत होगा। और अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि इसका असंततता का कोई भी बिंदु नहीं है। तो इसको हम इसका हल करते हैं, हल निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर, जो कि हमें पता है कि इस पे ही फलन असंतत हो सकता है, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको हम h वाले मेथड से करेंगे। लिमिट x टेंस टू, शुरू में तो x टेंस टू ही रखेंगे, उसे चेंज करते हैं, सबको पता ही है कैसे चेंज किया जाता है। x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। 0 माइनस कौन सा वाला फलन आएगा, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम साइन x अपॉन एक्स, ठीक है। जब 0 हम ये वाला पॉइंट हमेशा लेते हैं तो फलन एक बार ऊपर वाला आता है, एक बार नीचे वाला आता है। वो कब ऊपर और कब नीचे वाला आता है, ठीक है, ये हमें इससे पता चल जाता है। तो अभी लेस देन 0 है तो यानी कि ये ऊपर वाला लेंगे। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, साइन x अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट रखना चाहते हैं यहाँ पे h में, ठीक है। h में तुम्हें बच्चों मैंने बताया था हमेशा h टेंस टू 0 ही होता है। और x की वैल्यू कितने रखते हैं, x इक्वल टू रखते हैं 0 माइनस, और वो छोटी सी संख्या है h, x इक्वल टू 0 माइनस एच। तो मैं 0 माइनस एच कितना होता है, माइनस एच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस एच यहाँ पे भी रख दूँगा, माइनस एच यहाँ पे भी रख दूँगा, और h टेंस टू 0 यहीं पे लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए थोड़ा सा। क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन क्या लिखते हैं, 0 माइनस एच। चलो मैं 0 माइनस एच ही लिख देता हूँ, 0 माइनस एच, ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे। और h को भी कितना लिखना है, 0 माइनस एच, ठीक है। तो 0 माइनस एच कितना हो गया, माइनस एच, और ये भी कितना हो गया, माइनस एच, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस एच कितना होता है बच्चों, माइनस कहाँ जाता है, कॉस और सेक को छोड़ के, कॉस और सेक में माइनस हट ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, माइनस पूरी तरीके से गायब होता है कॉस और सेक में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है बाकी चार में। तो साइन माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस साइन एच, लेकिन एक माइनस पहले से ही, तो माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। अब कोई भी, अब अगर किसी को याद होगा तो अच्छी बात है, याद नहीं होगा तो सब यही करेंगे कि साइन 0, एच की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, साइन 0, और यहाँ पे भी 0। तो साइन 0 का मतलब 0, 0 अपॉन 0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसकी आ जाएगी। तो लेकिन हम ये अगर याद हो, कक्षा 11 में हम ये रूल पढ़ चुके हैं, ये नियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 अगर हो और साइन x अपॉन एक्स, ये नियम हमने एक वहाँ पे पढ़ा था, याद होगा बच्चों को, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी हमने किया था। लिमिट x टेंस टू 0 अगर इस फॉर्म में होता है कभी साइन x, हमने इस तरीके से भी बल्कि इसका यूज़ किया था कभी कभी कि साइन x ना हो, साइन x की जगह यहाँ पे साइन 2x था तो हम यहाँ पे 2x ही बनाते थे, साइन 2x अपॉन 2x। यहाँ पे 5x है तो साइन 5x अपॉन 5x, तो भी 1 होता था उसका मान,
इस तरीके से भी हमने बना के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो साइन लिमिट एक्स, तो ये तो वही फॉर्म है सेम, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये पिछली क्लास का 11th का ये है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अलग था ये क्वेश्चन, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे सारे हम कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें 11th की ये प्रॉपर्टी लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। इसके बाद क्या करेंगे, x = 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। 0 प्लस का मतलब 0 माइनस में पहला वाला लिया था, 0 प्लस मतलब दूसरा वाला लेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा वाला है, x+1 वाला फलन ले देंगे। यहाँ पे चाहे तो तुम x की वैल्यू डायरेक्ट भी 0, लेकिन हमने पहला वाला h से कर लिया तो इसको भी हम h से कर लेते हैं। डायरेक्ट भी 0 रखोगे तो 1 आएगा इसका, ठीक है। लेकिन हम इसको h वाले मेथड से ही कर लेते हैं, तो ज़्यादा सही है कि हम दोनों h से हो जाएंगे, ठीक है ना। और कितना लिखेंगे, x को कितना लिखेंगे, 0 + h ना, तो 0 + h+1। तो अब हम यहाँ पे चाहे तो h की वैल्यू अब रख भी सकते हैं, या एक और बार थोड़ा सा और लिख देते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पे रखो तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई ना। अब फलन की वैल्यू भी निकाल लेंगे किस पे, 0 पे। तो 0 पे अगर फलन की वैल्यू निकालें तो कौन सा वाला देखते हैं, देखो बच्चों 0 पे निकालने के लिए ये इक्वल टू यहाँ पे है। अभी हमने जब 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो यहाँ पे लिया था, और जो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस लिया तो 0 से ज़्यादा, तो हमने ये लिया था ना अभी पीछे x+1, और अब इक्वल टू में भी x+1 ही आएगा। तो x+1 जो है अब इसमें हमें 0 रख देना, ठीक है ना। तो 0 रखेंगे तो 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1। तो फलन की वैल्यू भी 1 आ गई लेफ्ट हैंड। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू सबके सब शून्य पे कितना है, इक्वल आ गए हैं, 1 आए हैं सबके सब। तो x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, ठीक है, सब इक्वल आ गई हैं। तो अतः क्या होगा, तो हम असांतत्य का बिंदु निकालना चाहते थे ना, तो नहीं निकला ना, तो हम क्या लिखेंगे, अतः fx का कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं है, कोई बिंदु है ही नहीं। और अगर निकल जाता तो बोलते x = 0 असांतत्य का बिंदु है। देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, निर्धारित कीजिए कि फलन f ये दे रखा है द्वारा परिभाषित एक संतत फलन। तो बताना है कि क्या है, एक संतत फलन है। तो जो जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि जो संतत फलन है, तो असांतत्य के जो होने के चांस, जहाँ पे असांतत्य हो सकता है वो बिंदु कौन सा वाला होता है, जो ये यहाँ पे हमें नॉर्मली जो गिवन होता है, जहाँ पे डेफिनेशन उसकी थोड़ी सी चेंज होती है, तो वो यहाँ पे कौन सा बिंदु है, x = 0। तो हम x = 0 पे चेक करके देख लेंगे। अगर x = 0 पे फलन क्या आ गया, असंतत आ गया, तो हम बोल देंगे कि फलन क्या है, असंतत है। और अगर x = 0 पे संतत आ गया तो इसका मतलब है कि जो एकमात्र संदेह का बिंदु था, ठीक है ना, वो क्लियर हो चुका है, इसका मतलब फलन क्या है, संतत फलन है। तो x = 0 पर हम इसे चेक करेंगे। तो x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है ना, fx। तो इसको 0 माइनस का मतलब क्या हो, इस बार लेस देन और ग्रेटर देन वाला तो नहीं है बच्चों ये, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे बताया 0 माइनस का मतलब 0 नहीं, 0 प्लस का मतलब भी 0 नहीं, तो बार बार कौन सा वाला आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। इस बार लेस देन और ग्रेटर देन वाला नहीं है, ध्यान रखना। वो मैंने तब बोला था जब लेस देन और ग्रेटर देन वाला हो, तब फलन की वैल्यू एक बार ऊपर वाली आती है, एक बार नीचे वाली आती है। लेकिन इस बार तो ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, पहले किए हुए हैं, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू वाले भी हमने कर रखे हैं कि x = 0, x = 0। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में तो 0 माइनस का मतलब भी होता है कि मतलब 0 नहीं है तो ऊपर वाला ही आएगा, 0 प्लस का मतलब भी होता है, तो राइट हैंड लिमिट में भी यही आएगा, लेफ्ट हैंड में भी यही आएगा। लेकिन जब फलन की वैल्यू निकालेंगे तब = 0 तो तब ये आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो कौन सी वाली आएगी, ऊपर वाली आएगी, ठीक है। इसको भी h वाले मेथड से हम करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये पता चल चुका है। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h पावर साइन 1/0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का वर्ग कितना होगा, h का वर्ग हो जाएगा, और साइन 1/0
माइनस एच, ठीक है। चाहे तो इसको हम बाहर लिखना चाहते तो बाहर माइनस को बाहर हटाना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस एच स्क्वायर और साइन 1/h, ठीक है। इसको करने का देखो तरीका। अब क्या करना है हम यहाँ पे अगर h की वैल्यू रख दें, h की वैल्यू 0 रख दें तो कितना हो जाएगा, 0 का वर्ग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम h की वैल्यू, तो यहाँ पे हम देखो क्या मतलब होगा इसका, यहाँ पे h की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है। h वैसे नॉर्मली होता क्या है, h मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि h की वैल्यू हम 0 या कुछ भी इस तब रखते हैं जहाँ पे कि रखने से उसका, ठीक है ना, वो लगभग 0 हो जाता है वो, ठीक है। और जहाँ पे हल्के से भी मतलब बहुत सारी हल्का सा भी हम 0 से कम या ज़्यादा करते हैं तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। ऐसी जगह पे हम 0 की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं, ठीक है। कई जगह पे होता है कि 0 माइनस करने से क्या हो जाता है, मॉड वाले फंक्शन में हमने देखा था, वहाँ पे हमने नहीं रखा था ना, उसमें हमने मॉड जैसे x था उसे एक बार माइनस एक्स किया था, एक बार प्लस एक्स किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ जा रहा था सीधा। तो ऐसे ही मापांक फलन वालों में महत्तम पूर्णांक फलन वाले में भी हमने देखा था बहुत हल्के से फ़र्क पड़ जा रहा था, ठीक है। तो लेकिन ऐसे ही सेम यहाँ पे भी अगर हम 1/0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा अपरिभाषित 1/0 अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोच के चलेंगे कि h क्या है। h नॉर्मली मैंने तुम्हें बताया है एक बहुत छोटी पॉजिटिव नंबर रहता है, 0.00000001 के करीब इस तरीके से रहता है, बहुत छोटा सा नंबर, लेकिन पॉजिटिव नंबर एक वो रहता है। उसको सामान्यतः टेंस टू वो क्या होता है, अप्रोचेस टू वो 0 के करीब वो होता है, तो हम सामान्य कैलकुलेशन के लिए उसको 0 रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वो प्रभावित हो रहा हो 0 से, ठीक है ना, वहाँ पे हम नहीं रखते। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि h का एक बहुत छोटी सी संख्या पॉजिटिव नंबर है। तो कुल मिला के अब ये इसका वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि साइन के बारे में, हम साइन और कॉस के बारे में हम सब जानते हैं कि उसकी वैल्यू अगर हम निकालें f(x = sin x) है तो हमेशा कितने से कितने के बीच में आती है, -1 से और 1 के बीच में आती है। तो हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 से और 1 के बीच की कोई संख्या आएगी। और हम h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 की गुणा हम अगर -1 से 1 के बीच की किसी संख्या से करें तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे ये हो गया -h² मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, 0 मतलब, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 तथा, ठीक है ना, 1 के मध्य संख्या यहाँ पे कोई हमें मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच, -1 भी होती है और 1 भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन -1 भी और 1 भी नहीं होगी वो वैल्यू, इतना तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। -1 तो बहुत सामान्य वैल्यूज़ हमें पता है कि किन पे होती है, तो इसलिए -1 और 1 तो नहीं होने वाली, -1 और 1 के बीच की कोई संख्या होगी, इतना हमें पता है। वो संख्या कौन सी है कुछ नहीं पता, लेकिन होगी। तो अगर हम उसकी गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा, आंसर लास्ट में आना कितना है, 0। तो बच्चों सेम ऐसे ही तुम्हें क्या करना, तो ये चीज़ तुम्हें समझानी थी। सेम ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना, 0 प्लस करते जाना, +h² आएगा, प्लस आएगा, सब कुछ यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे फिर से ये कुछ इसी तरीके का आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा। सेम ऐसे ही लिखोगे तो राइट हैंड लिमिट पे भी ये निकल जाएगा। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसी तरीके से तुम्हें इसी प्रकार ये लिखना है। तो चलो मैं इसे करा देता हूँ। तो हम x = 0 पे राइट हैंड लिमिट भी लेंगे तो 0 प्लस आएगा ना, 0 प्लस में तो 0 नहीं है, तो सेम यही आएगा। तो इसी तरीके से सेम अगर हम इसको करेंगे, ठीक है, 0 प्लस जैसे ये किया था तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, सेम वही प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, फलन की वैल्यू देखेंगे 0 पे। अब इस देखो 0 पे फलन की वैल्यू देखो, तो x = 0 पे कितनी है, 0 है, तो ये तो आसान है। तो ये कितने आ गई, f0 = 0। तो हमें क्या हो गया, x हमने चेक किया था 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी बराबर आई और फलन की वैल्यू सबके सब 0 आई ना दरअसल, ठीक है, सारे के सारे बराबर आई। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि x = 0 पर फलन क्या है, संतत है, ठीक है। और यही एकमात्र संदेह का बिंदु था कि जिसमें फलन असंतत हो सकता था, उस पर संतत तो आता, हम क्या लिखेंगे, था क्या, फलन का कोई भी असांतत्य
का, क्योंकि इसी पे होता है कि ये असांतत्य का बिंदु निकल सकता है। हम लिखेंगे अतः फलन का कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं है, अतः जो फलन f है वो क्या है, संतत है, क्योंकि असांतत्य का बिंदु जो निकल सकता था वो नहीं निकला, था ये फलन f क्या है, संतत है। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है तो वो तो सिंपल है, बहुत आसान है, जैसे हमने पहले भी किए थे, ठीक है। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 0 करके वो होमवर्क करोगे। इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा हूँ। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही हैं। देखो बच्चों, वैसे 26 से 29 तक के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी गई है ऊपर, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। उसमें लिखा गया कि प्रश्न नंबर 26 से 29 तक के क्वेश्चन में के मान निकाल रहे हैं, ठीक है। 26 तो मैं करा रहा हूँ तुम्हें, ऐसे ही 27, 28 और 29 भी सेम ऐसे ही करने, उनमें भी के मान निकालने हैं। और कहा कि के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। निर्दिष्ट बिंदु मतलब वो उन्होंने आगे पे दे रखा है, यहाँ पे वो बिंदु ये x = π/2, ऐसे ही हर क्वेश्चन के आगे उन्होंने 27, 28 और 29 क्वेश्चन के आगे लिख रखा है वो बिंदु, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है ना, वो एक AB वाला ऊपर किया था ना, एक लैम्डा वाला भी किया था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन ये है कि बताना है कि तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि जबकि ये फलन क्या है, x = π/2 पर क्या होगा, संतत होगा। तो तुम्हें क्या करना है, x = π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, x = π/2 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फलन की वैल्यू निकालनी है। सबको आपस में बराबर करना है, उसकी मदद से किसकी वैल्यू निकालेगी, के की। इस बार तो निकल भी जाएगी के की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम इस बार ए की वैल्यू तो निकालनी है, मतलब ए बी ऐसे दो तो नहीं निकालनी, इसलिए इक्वेशन का भी मतलब नहीं है कि दो इक्वेशन की ज़रूरत है, एक ही इक्वेशन से काम बन जाएगा हमारा और के की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन सब क्वेश्चन में ऐसा ही करना, बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो x = π/, इसका हल देख लेते हैं। x = π/2 पर लेफ्ट में, इसमें मैं बच्चों बता दूं थोड़ा सा h वाले में, खासकर इस क्वेश्चन को तो h वाले से ही करना है। ये π/2 वाला जो क्वेश्चन है, नहीं तो इसमें दिक्कत होने वाली है, ये बिना उसके ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम डायरेक्ट वैल्यू जब रखोगे ना, अगर मान लो तुम बिना h के रखोगे तो यहाँ पे दरअसल दिक्कत ही होती है कि x की जगह तुम π/2 रख दोगे तो 2 से 2 कट जाता है और π-π/0 में आ जाता है, तो क्वेश्चन होता ही नहीं है फिर आगे, ठीक है। तो इसको तुम किससे करोगे, h वाले मेथड से ही करोगे। हालांकि जो 27, 28 और 29 वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो वो बिना h के भी हो सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन बिना h के भी हो जाएंगे, लेकिन ये वाला तो बिना h के नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, इसे h से ही करना है, नहीं तो ये फंस जाओगे तुम इस क्वेश्चन में। है तो बहुत सिंपल ही, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x) करने का तरीका सबको पता ही है। सॉरी, 0 पे नहीं निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, π/2 पे, ठीक है। π/2 पे निकाल रहे हैं तो x टेंड्स टू π/2 - f(x), ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट सबसे पहले देखेंगे हमें फलन लेना कौन सा है, π/2 माइनस, तो π/2 से कम, मतलब π/2 से कम का मतलब π/2 नहीं, ये तो है x = π/2, ये π/2 नहीं है, तो π/2 माइनस में भी ये आएगा, π/2 प्लस में भी ये आएगा, तो हम ये वाला फलन लेंगे, ठीक है। ये अभी हमने पहले इससे क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने ये वाला फलन क्यों लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा था, मैं ये बोल रहा था तुम्हें, एक तो तुम ऐसे करते हो ना, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हो। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट रख दोगे π/2, तो 2 से 2 गया, π - कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आ जाएगी ना, अपॉन बटे में 0 आ गया, तो तब प्रॉब्लम बढ़ गई तुम्हारी, ठीक है। इसलिए इसे h वाले मेथड से करेंगे, तो उसे चेंज करो ज़रा। h वाला मेथड क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम कर देंगे, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी रखते हैं, x = π/2 माइनस और क्या h, तो हम जहाँ पे x है वहाँ पे हम π/2 माइनस h रख देते हैं, ठीक है, π-2, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी जो अभी दिक्कत हमें आ रही थी, ठीक है ना, π/2 माइनस h, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, मैं अगले पेज पे इसको लिखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बस समझा देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले cos π/2 माइनस h, तो ये सबको पता है π/2 में वैल्यू चेंज हो जाती है ना, cos किस में बदल जाता है, साइन में, तो cos π/2 माइनस h मतलब कितना हो जाएगा, साइन h हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, हम साइन देखते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, π/2 मतलब माइनस मतलब प्रथम चतुर्थांश में, तो वहाँ पे पॉजिटिव ही होती है हर चीज़, तो कुल मिला के cos π/2 माइनस h कितना आ जाएगा, साइन h आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब 2 के अंदर गुना होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, या π - π आ जाएगा, और 2 के अंदर गुना होगी तो माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा, ठीक है। तो π - π प्लस 2h ये आ जाएगा, तो ये मैं अगले पेज में लिख दूँगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो k sin h, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 2h
ध्यान आ रहा होगा कुछ। अभी कुछ देर पहले तो ये प्रॉपर्टी बताई थी साइन एच अपॉन एच वाली ना। और एक प्रॉपर्टी और, जैसे जैसे हमने कुछ 11th की प्रॉपर्टी जो जो याद आती जाएंगी, ठीक है, वो मैं टाइम टू टाइम तुम्हें बताता रहूँगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और आ गई है, तो वो मैं फिर से याद दिला देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी ये थी कि अगर लिमिट में हम कोई भी क्वेश्चन को करते हैं, तो अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो हम उसे कहाँ लिख सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं कांस्टेंट को, ठीक है, साइन एच अपॉन एच। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी की भी लिमिट अगर हम निकाल रहे हो किसी भी फंक्शन की, ठीक है, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, बल्कि यहाँ पे लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं लिमिट, ऐसे पढ़ा था, x टेंस टू 0 के एफ एक्स। अगर ऐसे है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो के को क्या लिख सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि लिमिट हम अंदर वाले की ही निकाल रहे हैं। अगर कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी थी। तो और दूसरी इसकी वैल्यू क्या होती है? ये हम अभी हमने पहले एक क्वेश्चन में भी तुम्हें बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये हमने कितना पढ़ा था? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है हमेशा। तो यहाँ से ये आ गया, कितना आ गया? k अपॉन 2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ऐसे फलन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को बराबर करेंगे, वहाँ से हमें k की वैल्यू फिर निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सेम वही मेथड करेंगे, π/2 प्लस, हमें पता कि π/2 प्लस का मतलब π/2 नहीं है, तो फलन फिर से यही आएगा, ठीक है। तो जब हम वैल्यू रखेंगे इस बार π/2 प्लस एच आएगा, तो वही सब कुछ कैलकुलेशन होगी, बस हमें पता है कि cos π/2 प्लस एच की वैल्यू क्या होती है। पहले तो साइन एच थी ना, इधर π/2 प्लस एच मतलब द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? एक तो वैल्यू तो चलो चेंज होगी, कॉस साइन में बदलता है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, कॉस सेकेंड में क्या होता है? क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे इस बार पहले प्लस साइन है, चाहे इस बार माइनस आएगा, बाकी सब वही कैलकुलेशंस है, लेकिन अब ऊपर भी माइनस आएगा, यहाँ नीचे भी माइनस, तो माइनस लास्ट में वही माइनस से माइनस कट जाएगा, तो लास्ट में वही चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है ना। तो वही वैल्यू आएगी k/2, सेम जो पहले आया था k/2 इक्वल टू k/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लास्ट हमारा क्या बचता है? फलन की वैल्यू, ठीक है, किस पे? π/2 पे फलन की वैल्यू तो दे रखी ना, कितनी है? 3 है, तो वो हम लिख देते हैं f π/2, ठीक है। कितनी वैल्यू दे रखी है? 3 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब तो x इक्वल हम लिखेंगे x इक्वल टू π/2 पर फलन क्या होगा? हमें तो k की वैल्यू निकालनी है ना। फलन संतत होगा यदि क्या होगा? x इक्वल टू π/2 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, ठीक है। तो क्या आया था? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी? k/2 आई थी। राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई थी? k/2 आई थी। और फलन की वैल्यू कितनी आई थी? 3। तो k/2 इन दोनों को आपस में बराबर रखने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर हम k/2 को किसके बराबर रखें? 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी? 6 आ गई। तो इसका मतलब है कि k का मान कौन सा होगा? 6 होगा, जिसके लिए कि फलन क्या होगा? संतत होगा x इक्वल टू π/2 पर। तो बच्चों ऐसे ही सेम क्वेश्चन तुम्हें इसका 27, 28 और 29 भी करना है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फलन की वैल्यू को बराबर रखोगे और k की वैल्यू निकल जाएगी। बच्चों अब इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं सारे के सारे होमवर्क हैं, ठीक है ना। ये कंटिन्यूटीज़ की सातत्य बतानी है, ये बता सकते हैं। मैंने बताया था 26 से 29 में k के मान निकाल लें, तो वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब बराबर करके हम k की वैल्यू निकाल देंगे। और ये लिखे हैं पॉइंट जिन पे हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये मैंने करा दिया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें 30वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये खुद से करना है। इसमें a और b दो की वैल्यू निकालनी है, लेकिन तरीका वही है। देखो क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले तुम्हें किस पे निकालना है? तुम्हें सबसे पहले x बराबर 2 पे, x बराबर किस पे निकालना? 2 पे। उन्होंने कहा है ना कि बताओ a और b की, ताकि ये फलन क्या हो? एक संतत फलन हो। संतत फलन तभी होगा जब ये 2 पे और 10 पे संतत होगा। तो तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि x इक्वल टू, मैं हिंट दे रहा हूँ, बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तुम्हें ये करना है x इक्वल टू 2 पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना और फलन का मान, उन सबको आपस में बराबर करोगे ना, तो उससे तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगी a और b में। इसके बाद तुम x इक्वल टू 10 पे करना, x इक्वल टू 10 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, तो उससे तुम्हें एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन a और b में तुम्हें मिल गई। जब उनको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें a और b का पूरा तुम्हें मान मिल जाएगा, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और 31, 32, 33 अगर हम देखेंगे तो ये संयोजी फलन वाले तरीके से होंगे, ठीक है ना, जिसमें h और हम g फलन बनाते हैं, ये भी और ये भी।
ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसके जो बाकी के सारे बचे हुए क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली के कर लोगे। जो क्वेश्चन ना आए तो वो मुझे बताएंगे सब।